मित्रों, लूसी हत्याकांड, सस्पेंस से भरपूर मर्डर मिस्ट्री। लूसी हत्याकांड का रोमांचक से भरा हुआ इस कहानी का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो लूसी हत्याकांड का अगला भाग। पिछले भाग में हमने बताया था कि कुणाल, मेरे एक दोस्त का फ़ोन था, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, वे अस्पताल में है, मैं बस उसे देखकर 15 मिनट में आता हूँ। ये कैसेट में जो कैसेट जासूसों को प्राप्त हुई थी उसके अंदर की ये वाणी है, उसमें ये दर्ज थी। तो लूसी, ठीक है कुणाल, आप आओ, बस अब हम भी चलते हैं। यहाँ तक कैसेट में सुना था। अब इसके अगला भाग अब आप सुनिए। कुणाल, नहीं, आप अभी कहीं नहीं जाएंगी, अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं और आपका ऑटो वाला तो 7 बजे आएगा। आप वहीं उसका वेट कर लीजिए। अगर वो जल्दी आ गया तो आप भले ही जल्दी निकल जाना, मैं वैसे उन्हें देखकर 15 मिनट में आ जाऊंगा, प्लीज़ आप मत जाइए। लूसी, ठीक है, हम आपका वेट करेंगे, अब आप जाइए, हमें अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। लूसी को एल्बर्ट का फ़ोन आता है। लूसी, हेलो भैया। हेलो, मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अपने दोस्त कुणाल के घर पर हूँ। आज उसका जन्मदिन है और उसने हमें 4 महीने पहले ही आमंत्रित किया था। आप चिंता मत कीजिए, हम 7:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। एल्बर्ट, मगर दीदी, आप बोल कहाँ से रही हैं? लूसी, मैं सदर बाजार कैंट के कमरा नंबर 15 से बोल रहे हैं। कुछ देर बाद, लूसी, आज तो हद से ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से ये लाइट भी चली गई है। फिर टेप से कुछ अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी किताब से कोई हवा कर रहा हो। फिर अचानक, लूसी, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, ये साड़ी निकाल कर अपनी जीन्स ही पहन लेती हूँ। कुछ देर बाद, लूसी, कुणाल, आई लव यू, आई लव यू। कुछ देर बाद हम जुदा हो जाएंगे, प्लीज़ किस मी, मुझे प्यार करो, प्लीज़ किस मी। इसके बाद टेप खत्म हो जाती है। रोमी, जस साहब, आपने सुना? आवाज़ तो कुणाल और लूसी की ही इस टेप में कैद है। हुआ यूं होगा कि कुणाल घर से बाहर जाकर दुकान से कोका कोला की बोतल लाया होगा और उसमें शराब मिला दी होगी। कुछ देर बाद जब उसे नशा हो गया होगा तो वो अपने होश खो बैठी होगी और उसी हालत में अनाप शनाप बोलने लगी हो। वो होश खो बैठी थी और उसी हालत में कुणाल ने उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया और उसके साथ बलात्कार किया हो। पर कुणाल ऐसा करके डर गया होगा। उसे डर था कि अगर लूसी होश में आ गई तो वो पकड़ा जाएगा और उसे जेल हो जाएगी। इसी डर की वजह से उसके दिमाग से ऐसा घिनौनी चाल चली कि उसने बड़ी बेरहमी से उसको फांसी के फंदे से लटकाकर उसका कत्ल कर दिया। जज साहब, अब मामला बिल्कुल साफ है, मुजरिम आपके सामने है। ऐसे मुजरिम को फांसी की सजा भी कम है। जज साहब, अदालत ने सरकारी वकील की सारी दलीलें सुनी और उनसे नतीजा निकलता है कि कुणाल गुनाहगार है। इसलिए आईपीसी की धारा 302 के तहत कुणाल को उम्र कैद की। फिर 1 मिनट के लिए सब साइलेंट हो गए। एक अज्ञात व्यक्ति आया। अज्ञात व्यक्ति, ठहरिए जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जज साहब, आप जो भी कहना चाहते हैं वो कटघरे में आकर कहिए। अज्ञात व्यक्ति,
मैं जो कहूँगा सब सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब, अभी अभी आंखों देखी और कानों से सुनी बातें भी झूठ हो जाती है। आज अदालत में बहुत बड़ा गुनाह होने जा रहा था। एक बेगुनाह को उम्र कैद की सज़ा होने वाली थी या उसको फिर फांसी की सज़ा सुनाई जाती। असली कातिल तो मैं हूँ। जज साहब, ये लड़का कुणाल तो निर्दोष है। अभी अभी इंसान का ज़मीर जाग जाता है। आप जानते हैं जज साहब, कभी कभी जब इंसान अपने ही कर्मों में फंस जाता है तो उसका ज़मीर जाग जाता है। और आज मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं एक ऑटो चालक हूँ और मेरा नाम समीर नाथ है। मैं लूसी मैडम को 14 जुलाई को कंपनी से दोपहर के 2 बजे लेकर आया था और लगभग 3 बजे तक मैंने मैडम को सदर कैंट फ्लैट नंबर 15 में छोड़ दिया था। मैडम ने मुझे 100 रुपये दिए थे और शाम के 7 बजे आने को कहा था। मैं सवारी की तलाश में बाहर खड़ा हुआ था। लगभग 5:30 बजे तक मैंने आसपास की सवारियां ली। अचानक मेरे पास एक एयरपोर्ट जाने के लिए सवारी आ गई। मैंने उसे बहुत मना किया मगर उसे कोई और ऑटो नहीं मिल रहा था। मैंने समय देखा तो 6:05 हुए थे। मुझे लगा कि 1 घंटे में आना जाना हो जाएगा। मैंने सवारी को घर जाने को कहा और कहा कि मैं उसे उसके घर से पिकअप कर लूँगा। मैं लूसी मैडम के पास फ्लैट नंबर 15 में गया और उन्हें बाहर बुलाकर कहा कि मैं आधा घंटा लेट हो सकता हूँ क्योंकि मैं एक सवारी को लेकर एयरपोर्ट जा रहा हूँ। लूसी मैडम मान गई और उन्होंने मुझे जाने से पहले एक ठंडी कोक लाने को कहा। मैंने दुकानदार से कोक की बोतल खुलवा ली। मैंने शराब पी रखी थी और मैं नशे में था। मैं उसी नशे में गलती से कोक पी गया। बोतल आधी हो गई और मैंने बोतल को पूरा करने के लिए उसमें अपनी शराब मिला दी। मैं उन्हें कोक देकर वापस सवारी को लेने गया पर सवारी जा चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं मैडम को बता देता हूँ कि मैं समय से लेने आ जाऊँगा। मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि मैडम कपड़े बदल रही थी। उनका मुंह बाथरूम की तरफ था। उन्होंने मुझे नहीं देखा पर मैं उन्हें पर्दे के पीछे से छुपकर देख रहा था। मैंने उनको एकदम नग्न अवस्था में देखा तो देखता ही रह गया। मैडम नशे की हालत में कुछ सेक्सी हरकतें कर रही थी। बार बार अपनी बॉडी पर हाथ रखकर कह रही थी, कुणाल, कुणाल आई लव यू, कुणाल आई लव यू। मैडम होश में नहीं थी। इतने में मैडम के पास गया और मैडम ने मुझे कुणाल समझ लिया और बार बार किस किया। मेरी नीयत खराब हो गई और मैं बेकाबू हो गया। मैंने वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ देर बाद मैडम ने मुझे पहचान लिया लेकिन नशे की हालत में वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं बहुत डर गया था और अपने आप को बचाने के लिए मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मैं बाहर निकला और अपना ऑटो स्टार्ट किया। वहाँ से मैं एक बर्फ़ वाले के दुकान पर गया और उससे मैंने बर्फ़ की 2 सिलियाँ ली और उन्हें बोरे में डालकर फ्लैट नंबर 15 में आ गया। मेरे ऑटो में रस्सी थी, वो भी मैं फ्लैट में ले गया। मैंने सबसे पहले मैडम को हिलाकर देखा। वह होश में नहीं थी। वो हूँ हाँ के सिवा कुछ नहीं बोल पा रही थी। मैंने पलंग को खींच नीचे लाया और जिस कुंडे से पंखे को लटकाया जाता है उसका इस्तेमाल रस्सी खींचने के लिए किया।
फंदे को नीचे लाकर बड़ी आराम से उस मैडम के गले में डाल दिया। उसके बाद मैंने रस्सी को खींचना शुरू किया। धीरे धीरे मैडम उस रस्सी के साथ जमीन से ऊपर की ओर उठने लगी। जब 2 गज जमीन से कुछ 3-4 फीट ऊंची हो गई, यानी कि जब वो जमीन से कुछ 3-4 फीट ऊंची हो गई, तो मैंने उनके पैरों के नीचे एक बर्फ की सिल्ली रख दी। उसके बाद मैंने दूसरी सिल्ली का इस्तेमाल किया और सिल्ली पर चढ़कर रस्सी को गांठ लगा दी और बाकी बची हुई रस्सी को काट दिया। फिर पलंग को खींचकर वापस उसी जगह पर रख दिया जहां वो पहले से था। बर्फ की दूसरी सिल्ली को भी मैडम के पैरों के पास पहली सिल्ली के साथ जोड़कर रख दिया। वहां से बाहर निकलने से पहले घर के सभी नल खोल दिए और पानी के सभी निकास के रास्तों को कपड़े से ठूस कर बंद कर दिया। दरवाजे को बाहर से कड़ी लगा दी और वहां से भाग गया। तुमने सभी नल क्यों खोले और बर्फ का इस्तेमाल क्यों किया? क्या आप बतलाएंगे अदालत को? ऑटो चालक: जी, वो इसलिए कि बर्फ की सिल्ली अंदर से खोखली थी, कच्ची थी और वो जल्दी जल्दी पानी की वजह से पिघल जाती है। और ऐसे ही कुछ जैसे जैसे सिल्ली पिघलती गई वैसे वैसे मैडम नीचे आती गई और उनके गले का फंदा फंसता गया। मैं चाहता तो मैं लूसी को अपने हाथों से मार सकता था, पर मैं चाहता था कि उनकी हत्या ना लगे बल्कि आत्महत्या लगे। घर में पानी पानी हो जाने की वजह से कोई सबूत नहीं मिला। ये सब मैंने पुलिस को गुमराह करने के लिए किया। मैंने कत्ल की साजिश तो रची, पर मैंने कत्ल नहीं किया। ये सब सुनकर रोमी को गुस्सा आ गया। वो अपने होश खो बैठा और उसे मारने के लिए झपटा, लेकिन जज साहब ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जज साहब: समीर नाथ, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमने एक काम अच्छा किया कि अपना गुनाह कबूल कर एक बेगुनाह को सजा होने से बचा लिया। तुमने कोर्ट की मदद की है और कोर्ट इसकी आभारी है, पर जुर्म तो तुमने किया है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ये फैसला सुनाती है कि लूसी की हत्या का आरोपी समीर नाथ है और क्योंकि उसने एक बेगुनाह को सजा होने से बचाया है, इसलिए उसके साथ सख्ती ना बरत कर उसे उम्र कैद की जगह 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है और कुणाल श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी किया जाता है। साथ ही दोनों जासूसों को सरकार की तरफ से 5 लाख का इनाम भी देता है। इसी के साथ मुकदमा खारिज किया जाता है। जय हिंद। सभी परिवार वाले लूसी और कुणाल को हंसा देते और पुरानी बातों को हादसा समझकर भूलने की सलाह देते हैं। सब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो अचानक पीछे से आवाज़ सुनाई दी, एल्बर्ट भैया अपनी बहन को भूल गए क्या? सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे ये तो लूसी की आवाज़ है, अरे ये तो लूसी की आवाज़ है यार, ये तो लूसी की आवाज़ है। सभी चौंक गए। सब तरफ से एक ही बात उठी, लूसी जिंदा है, लूसी जिंदा है। जॉर्ज: अरे ये तो मेरी बेटी लूसी की आवाज़ है, इसका मतलब लूसी जिंदा है। रोमी: पापा आपने आपको संभालिए, ये लूसी नहीं सबाना है, इसकी आवाज़ लूसी से बिल्कुल मिलती है। पापा आप एक बार पहले भी धोखा खा चुके हैं। जॉर्ज: बेटी सबाना, मैं आपको अपनी बेटी की तरह मानता हूँ,
तो अपना चेहरा भी दिखा दो और अपने पापा के गले लग जाओ। शबाना, ठीक है पापा, पर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप सबको मेरे घर आना होगा और मेरे हाथ की चाय पीनी होगी। सब उसके घर पहुंचते हैं, वो सबको बिठाकर चाय बनाने अंदर चली जाती है। जब सबके लिए चाय लेकर आती है तो उसने जीन्स और शर्ट पहनी होती है, वो भी बिल्कुल लूसी की तरह। उसके सामने आते ही सभी खड़े हो जाते हैं और एक टक उसे देखते ही रह जाते हैं। जॉर्ज, क्या क्या बेटी, सचमुच सचमुच अपनी बेटी को देख रहा हूँ या कोई ख्वाब देख रहा हूँ? शबाना, आप सचमुच मुझे ही देख रहे हैं। आप छू कर देखिए पापा, आप छू कर देखिए। सब एक एक करके उसे छू कर देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, ये तो हमारी लूसी है। सब उससे जानना चाहते कि अगर वो लूसी है तो वो कौन थी जिसका कत्ल हुआ? शबाना, मैं लूसी ही हूँ और ये कोई चमत्कार नहीं है। रोमी, अजीब बात है यार, तो फिर वो कौन थी जिसका कत्ल हुआ? ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? जॉर्ज, ये सब क्या हो रहा है? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। एल्बर्ट, घबराने की कोई बात नहीं है। घबराहट में एसीपी खुराना को फोन करके शबाना के पते पर फौरन आने के लिए कहता है। सब अभी समझ भी नहीं पाए होते और 10 मिनट में एसीपी खुराना भी वहां पहुंच जाता है। वे भी शबाना को देखकर दंग रह जाता है। इतने में अर्जीना आ जाती है। जॉर्ज, आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। अर्जीना, फादर जॉर्ज, क्योंकि वो लूसी के फादर जो थे वो गिरजाघर के पादरी थे, तो अर्जीना जो है, जो शबाना है उसकी बेटी है अर्जीना की जो किरदार चल रहा है। तो अर्जीना, फादर जॉर्ज, आपने अर्जीना को नहीं पहचाना? याद कीजिए 24 साल पहले आपके घर में अर्जीना नाम की नौकरानी हुआ करती थी। जॉर्ज, ओह माय गुडनेस, अर्जीना बहन, आप इस हालत में? आपके पति डन्नू आपको छोड़कर चले गए थे ना? क्या समझौता नहीं हुआ? अर्जीना, समझौता तो हो गया था, पर किसी भयंकर बीमारी की वजह से 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। एसीपी खुराना, वो सब तो ईश्वर के हाथ में होता है, पर ये बच्ची कौन है? और ये लूसी जैसी इसे देखकर तो हमें बड़ी हैरत हो रही है। जरा खुलासा कीजिए। अर्जीना, आप जिसे लूसी समझ रहे हैं वो ना तो शबाना है और ना लूसी। वो टीना फ्रेंडिश है जो आज तक मेरी और मेरे पति जॉन डिसूजा की बेटी कहलाई जाती थी। हाँ, वही जॉन जिसे आप डन्नू कहते थे। हमारी कोई औलाद नहीं थी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और इसी गम में वो शराब पीने लगे थे। मैं इसी नन्ही सी जान को पालने के लिए दर बदर भटकती रही। मैंने आपको बहुत ढूंढा। आप जहाँ पहले रहते थे वहाँ से आप जा चुके थे। एक दिन मैं थक हार कर कलकत्ता चली गई। वहाँ मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई और हमारी गुजर बसर होने लगी। मैंने इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अच्छी तालीम दी। आज ये इंटरनेशनल लेवल की पत्रकार है। आपको याद होगा फादर, जिन दिनों मरियम पेट से थी
और उनका समय पूरा हो चुका था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो आप हमारे पास आए थे। हमारे पास इतना समय भी नहीं था कि हम उन्हें अस्पताल लेकर जा सकें। जब तक तूफ़ानी रात में आप डॉक्टर विलियम को बुलाकर लाते, तब तक मरियम ने बच्ची को जन्म दे दिया था। मैंने बच्चे को जल्दी से कपड़े में लपेट दिया था, पर मैंने उनके चिल्लाने की फिर से आवाज़ सुनी। जब तक मैं उनके पास वापस पहुंची तो वो बेहोश हो चुकी थी। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने जब उनकी तरफ ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि उन्होंने एक और बच्ची को जन्म दे दिया था। मरियम ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। मैंने जब ये देखा कि मरियम बेहोश है तो मैं दूसरी बच्ची को चुपचाप दूसरे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। जब मैं मरियम के पास वापस आई, मैंने देखा कि उन्हें होश आ रहा था। मैंने उनके लिए चाय बनाई और उन्हें एक बेटी के होने की बधाई दी। मैंने उन्हें बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मैंने उनसे ये कहा कि आप उनके लिए डॉक्टर को लेने गए हैं। मैंने उनसे ये कहकर वहाँ से चली गई कि मेरे पति की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और मुझे जल्दी जाना होगा। मैडम ने मुझे 500 रुपये देकर विदा कर दिया और मैं उस बच्ची को लेकर सीधा अपने गांव पहुंच गई। मैंने उस बच्ची को डोनू की मतलब अपने पति की गोद में डाल दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे उनमें मेरी किसी ने जान डाल दी हो। हमने बड़े प्यार से टीना को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे अच्छी तालीम भी दिलाई। फिर एक दिन डोनू चले गए और चल बसे। उनके जाने के बाद मैं टूट सी गई थी। फिर एक दिन अचानक टीना ने मुझे वो अखबार दिखाया जिसमें लूसी की फ़ोटो छपी थी। वो समाचार पढ़कर मैं समझ गई कि ये आपकी और मरियम की ही बेटी है। वो टीना की जुड़वा बहन थी जिसका कत्ल हुआ। मुझसे नहीं रहा गया और मैंने टीना को सारी सच्चाई बयां कर दी कि वो जिसका कत्ल हुआ वो लूसी है, जो उसके 4 मिनट पहले पैदा हुई थी। और आप जॉर्ज के पिता हैं और मरियम उसकी माँ और एल्बर्ट उसका अपना भाई है। टीना ने जिद की वो आप सबसे मिलना चाहती है, पर लूसी के जाने से सब इतना आसान नहीं था। इसलिए हम बेस बदल कर आपके सामने आए और सही समय का इंतज़ार करने लगे। रोमी, हमें सारी बातें समझ आ गई, पर एक बात समझ नहीं आई कि जब एल्बर्ट ने तुम्हें बेपर्दा होने के लिए कहा था तब तो तुम नहीं थी, वो तो कोई और थी। टीना, अच्छा वो सबाना थी। सबाना ज़रा बाहर आना। सबाना, आदाब भाईजान। टीना, ये सबाना, ये हमारी सहेली है। इसने हर कदम पे हमारा साथ दिया। मैं जानती थी कि मेरी आवाज़ सुनने के बाद आप मेरा चेहरा ज़रूर देखना चाहोगे, इसलिए उस दिन कब्रिस्तान में इसे मैंने आपके पास भेज दिया था। सबाना, मेरा काम तो बस इतना था, आप सबको मिलाना। और एक बात कहे रोमी भैया, ये टीना आपसे बहुत प्यार करती है। ये हमेशा यही कहती है कि जो
इंसान हमारी दीदी के मरने के बाद भी उनसे इतना प्यार करता है, वो तो देवता का स्वरूप है। हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप टीना को अपना लें, नहीं तो ये मर जाएगी। रोमी, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। हम एक बार तो लूसी को खो चुके हैं और अब इन्हें नहीं खोना चाहते। हमें मंजूर है। टीना और रोमी की शादी बहुत धूमधाम से होगी। अर्जिना, आप दोनों की जोड़ी ता कयामत तक सलामत रहे, यही हमारी दुआ है। अच्छा फादर जॉर्ज, मैडम मरियम, अब हम चलते हैं। जॉर्ज, नहीं अर्जिना बहन, ऐसी हालत में तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम अब हमारे साथ ही रहोगी। अर्जिना, नहीं भैया, इस उम्र में मैं किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहती। टीना, हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। आप जाइए। अर्जिना खुद को संभलती हुई घर से बाहर जाने लगती है। टीना और रोमी जॉर्ज और मरियम के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर उसके पीछे पीछे चल देती है। अर्जिना, अरे बेटा, अब तुम घर लौट जाओ, हम चले जाएंगे। टीना, मम्मी, आप तो चली जाएंगी, पर हम आपकी मम्मी को छोड़कर कहाँ चले जाएं? हम अपनी मम्मी को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम आपको अकेला छोड़ दें? हमारा तो आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अर्जिना टीना को अपने गले से लगा लेती है और बहुत प्यार करती है। टीना, मम्मी, आज के बाद आप कहीं जाने की बात मत करना। आप हमारे साथ, हम सबके साथ यहीं रहेंगी। सभी अपना जीवन सुख से बिताने लगे। मित्रों, लूसी हत्याकांड यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बतलाइएगा, ताकि अगली कहानी के लिए आप इंतज़ार कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए, ताकि अगली कहानी का इंतज़ार आपको ज़्यादा ना करना पड़े। मित्रों, इसी के साथ ये फिल्म की स्टोरी समाप्त करते हैं।